इस भीड़ को देखिए, लाखों की संख्या में जमा ये लोग लगातार डटे हुए हैं। इसराइल की जनता गुस्से में है, आवाम अपनी सरकार के खिलाफ लामबंद है और सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। ऐसा लग रहा है कि वे बस कानून से बंधे हुए हैं, नहीं तो कुछ भी कर जाने को आमादा हो जाएं। जी हाँ, इसराइल के तमाम शहरों में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। इसराइल की सड़कों पर रविवार को लाखों लोग उमड़ पड़े, जो पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शनों में से एक का हिस्सा बने। तेल अवीव, यरूशलेम और अन्य शहरों में प्रदर्शनकारियों ने गजा में चल रहे युद्ध को तत्काल खत्म करने, हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई के लिए समझौता करने और नेतन्याहू सरकार की नीतियों की कड़ी निंदा की। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद शुरू हुए युद्ध को अब तक 22 महीने हो गए हैं। इस हमले में हमास ने 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया था, जिनमें से बड़ी संख्या में अभी भी गजा में हैं। अनुमान है कि इनमें से लगभग 20 लोग ही जीवित हैं। इसराइल की सैन्य कार्रवाइयों में अब तक 62,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें आधे से ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। नेतन्याहू सरकार की गजा सिटी पर पूर्ण कब्जे की योजना और सैन्य अभियानों को प्राथमिकता देने की नीति ने जनता के बीच गुस्सा बढ़ा दिया है। इसराइल के प्रदर्शनकारी मानते हैं कि नेतन्याहू की रणनीति बंधकों की रिहाई में बाधा डाल रही है और इसराइल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग कर रही है। इसी को लेकर तेल अवीव समेत कई शहरों में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। तेल अवीव के डेमोक्रेसी स्क्वायर और यरूशलेम में पीएम नेतन्याहू के कार्यालय के बाहर हजारों की संख्या में लोग जमा हुए। प्रदर्शनकारियों ने इस्राएली झंडे और पीले रिबन, जो कि बंधकों की रिहाई का प्रतीक है, और युद्ध विराम अभी जैसे नारे लिखे बैनर लहराए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर अलाव जलाए और प्रमुख चौराहों को जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस के साथ कई झड़पों की खबरें भी सामने आई। पुलिस ने पानी की बौछारों और गिरफ्तारियों का सहारा लिया, लेकिन प्रदर्शनकारी लगातार डटे रहे। प्रदर्शनकारियों का केंद्र बिंदु बंधकों की रिहाई रहा। हाल ही में गजा में 6 बंधकों के शव बरामद होने के बाद जनता का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। इसके अलावा तमाम बंधकों के परिवार भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बन रहे हैं और वे किसी भी तरह से अपने परिवार के चिराग को वापस लाने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नेतन्याहू की सैन्य नीतियां बंधकों की जान को खतरे में डाल रही हैं। उनका ये भी कहना है कि हमारा दुख अब गुस्से में बदल चुका है। नेतन्याहू को बंधकों की रिहाई के लिए समझौता करना होगा, न कि युद्ध को बढ़ावा देना। ये तमाम बयान जो हैं वो प्रदर्शनकारियों की ओर से सामने आ रहे हैं। नेतन्याहू की गजा नीति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। मिस्र, कतर, सऊदी अरब और तुर्की समेत 20 अन्य देशों ने गजा सिटी पर कब्जे की योजना को खतरनाक और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस मुद्दे पर आपात बैठक बुलाई, जबकि ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र ने नेतन्याहू से सैन्य अभियान रोकने की अपील की। अमेरिका ने भी युद्ध विराम वार्ता को तेज करने का आग्रह किया है, हालांकि उसने इसराइल को सैन्य सहायता जारी रखी है। कुल मिलाकर सरकार पर आंतरिक और बाहरी दबाव बढ़ता जा रहा है। गजा में लगातार हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यूएन ने आधिकारिक तौर पर इलाके में अकाल की घोषणा कर दी है, जो एशिया में पहली बार है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुद्दे पर अपने रुख को और सख्त कर लिया है। ट्रंप ने गजा की स्थिति को जबरन वसूली करार देते हुए इसे समाप्त करने की बात कही। उन्होंने कहा, गजा में जो हालात चल रहे हैं उसका अब अंत होना ही चाहिए। ये जबरन वसूली है और इसे खत्म होना ही होगा, और देखते हैं क्या होता है। इस बयान के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का रुख नेतन्याहू या उनकी नीतियों को लेकर बदल गया है? कि ट्रंप वास्तव में हर हाल में गजा युद्ध का अंत चाहते हैं? हालांकि आपको बता दें कि ट्रंप ने इससे पहले गजा को लेकर विवादास्पद बयान कई बार दिए हैं। फरवरी 2025 में उन्होंने गजा में नियंत्रण की बात कही थी, जिसमें फिलिस्तीनियों को अन्य देशों में बसाने और गजा को मिडिल ईस्ट का रिवेरा बनाने का प्रस्ताव शामिल था। इस योजना की अरब देशों, हमास और संयुक्त राष्ट्र सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कड़ी आलोचना की थी। इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन और जातीय सफाया करार दिया गया। 23 फरवरी 2025 को ट्रंप ने अपने रुख में कुछ नरमी दिखाते हुए कहा कि वो अपने गजा प्लान को जबरन लागू नहीं करेंगे, बल्कि केवल सिफारिश करेंगे। यानी गजा को लेकर ट्रंप जो कुछ भी कह रहे हैं उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता।
वहीं इसराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू गजा सिटी पर पूर्ण नियंत्रण के लिए सैनिकों की तैनाती बढ़ाने की योजना को मंजूरी उन्होंने दे दी है। ये घटनाक्रम क्षेत्र में तनाव को और ज्यादा बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। इसराइली सेना ने इस अभियान के लिए 60,000 रिजर्व सैनिकों को बुलाने और 20,000 सैनिकों की सेवा अवधि बढ़ाने का फैसला किया है। इसका मतलब ये है कि गजा में हर 1 किलोमीटर क्षेत्र पर औसतन 273 सैनिक तैनात होंगे। आईडीएफ के प्रवक्ता एफी डेफरिन ने बताया कि सेना ने पहले ही गजा सिटी के बाहरी इलाकों पर नियंत्रण कर लिया है और अब शहर के केंद्र में प्रवेश की तैयारी की जा रही है। नेतन्याहू ने कहा कि उनका लक्ष्य गजा पर कब्जा करना नहीं बल्कि इसे हमास के नियंत्रण से मुक्त कराना है और वहां एक नागरिक प्रशासन की स्थापना करना है। लेकिन जानकार कहते हैं कि वास्तविकता क्या है ये पूरी दुनिया जानती है। कुल मिलाकर गजा में इस्राएली सैन्य कार्रवाइयों का कोई अंत नहीं दिख रहा है। गजा में स्थिति दिन ब दिन और अधिक भयावह होती जा रही है, जहां इसराइल हमास संघर्ष, भूखमरी और मानवीय संकट ने लाखों लोगों की जिंदगी को नर्क बना दिया। संयुक्त राष्ट्र ने 22 अगस्त को गजा में आधिकारिक तौर पर अकाल की घोषणा की है, जो पश्चिम एशिया में पहली बार किसी क्षेत्र को अकालग्रस्त घोषित करने का मामला है। शुक्रवार को यूएन समर्थित इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन यानी आईपीसी ने पुष्टि की कि गजा सिटी और आसपास के क्षेत्रों में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, जिसमें 5,14,000 लोग यानी गजा की कुल आबादी का लगभग 1/4 हिस्सा भूखमरी का सामना कर रहा है। आईपीसी ने चेतावनी दी है कि सितंबर 2025 के अंत तक ये स्थिति दक्षिणी क्षेत्रों जैसे देर अल बलाह और खान यूनुस तक फैल सकती है, जिससे प्रभावित लोगों की संख्या लगभग 6,41,000 तक पहुंच सकती है। यूएन कैसे तय करता है कि अकाल पड़ गया? आईपीसी के अनुसार अकाल की घोषणा तब की जाती है जब 3 प्रमुख मापदंड पूरे होते हैं। 20% से ज्यादा परिवारों को भोजन की चरम कमी का सामना करना पड़ता है, 30% बच्चे गंभीर कुपोषण से पीड़ित होते हैं और अब प्रति 10,000 लोगों में कम से कम रोज 2 लोगों की मृत्यु भूखमरी या कुपोषण से संबंधित बीमारियों के कारण होती है। ये 3 परिस्थितियां जब किसी भी क्षेत्र में एक तरह से प्रभावी होती हैं तो फिर उस क्षेत्र को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। गजा में ये तीनों मापदंड अब पूरे हो चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये घोषणा की गई है। बहरहाल ट्रंप के बयान को लेकर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं।